हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो पिछले 10 वर्षों में प्रश्न है साइंस वाले पार्ट से, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। वास्तव में ये पीवाईक्यू का सेशन नहीं है, एक पीवाईक्यू के रूप में सेशन इसलिए इसको नहीं माना जा सकता है। जैसे मैं अगर समझाऊं तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर स्टडी प्लान बनाते हैं, उस मटेरियल को लाकर पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। जब स्टडी आप कर लेते हैं उससे पहले आप पीवाईक्यू तो पहले देख लिए होंगे, आप स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद से क्या होता है, जब आप स्टडी कर लिए होंगे उसके बाद से क्या होता है, आप उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस को जब आप रिपीट कर रहे हो तो उस समय क्या करते हैं, रिपीटेशन को लेके एक तो बात होती है, दो तरह का रिपीटेशन होता है। एक तो केवल ले लिया जो मैंने पढ़ा उसको सारांश रूप में केवल रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ हो गया सिलेबस वाइज। दूसरा चीज़ होता है जो मटेरियल मैं पढ़ लिया हूँ, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर उठाया, जैसे मैं सब्जेक्ट उठाया पॉलिटी या साइंस, तो पॉलिटी या साइंस, अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस या पॉलिटी जो है अगर मैं उठाया तो मैंने इस पॉलिटी वाले विषय को क्या किया, दोहरा के पूरा समाप्त कर दिया। अब दोहरा के जब मैं समाप्त कर दिया तो मैं क्या करूँगा कि इसको फिर से क्या करूँगा, कोई एमसीक्यू लगाऊंगा और फिर इस पर संतुष्ट हो जाऊंगा। एक तो प्रोसेस ये हो गया जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि जो ये पॉलिटी मैंने किया उसको मैं क्या करूँ, शार्ट में संक्षिप्त रूप में कैसे दोहराऊँ। तो दोहराने के लिए मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने दोहरा लिया और दोहरा कर तुरंत उससे संबंधित जो पीवाईक्यू पूछा गया है उसको लगा लिया। अब लगाने के बाद मैं देखा कौन ऐसा पॉइंट है जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है और मैं उससे थोड़ा सा विचलित हो रहा हूँ, उस पॉइंट को मैंने ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद से एमसीक्यू लगाया। अब एमसीक्यू लगाकर और फिर चीज़ें जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी होगी, एक एक सब्जेक्ट का ऐसे उठा के। और उसके बाद से ऑन द होल पे क्या करें, फुल लेंथ का कर लें, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे तैयारी होती है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको पता होगा कि जो बीपीएससी है, इस बीपीएससी में आप पता करेंगे तो इसमें साइंस का वेटेज आप जानते हैं कि कितना है। और साइंस वाला वेटेज जो है उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें से बायो का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स का ज़्यादा है, केमिस्ट्री का भी है लेकिन इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको साइंस से पूछता है। लेकिन ये आता कहाँ से है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे, खासकर आप क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं साइंस की, तो आपका लगभग बीपीएससी में जो है प्रश्न नहीं मतलब छूटेंगे आपसे, आप प्रश्न कर लिए जाएंगे, यानी आपके द्वारा प्रश्न कर लिए जाएंगे। तो आप साइंस एनसीईआरटी बेसिक बनाइए, पहली बात। अगर नहीं बन रही है तो कहीं से सोर्स ले लीजिए, ठीक है। मैं अगर सजेशन दूं तो आप चले जाइए द क्लासमेट गुरु, यहाँ पे चैनल है, वहाँ पे आप जाएंगे तो एनसीईआरटी की आपको क्या मिल जाएगी, बायो की क्लास मिल जाएगी। इसके बाद से उसमें अभी शुरू होने वाली है फिजिक्स की क्लास 6 to 10, ठीक है। फिर फिजिक्स शुरू होने वाली है, फिर केमिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। केवल यूट्यूब पे आप जाइए तो वहाँ पे जाने पे मिल गया। अब आप जानते हैं कितना वेटेज है, पॉलिटी है तो पॉलिटी ये पीवाईक्यू के रूप में हम लोग किए हैं। तो वास्तव में वही मैं बता रहा था कि वास्तव में तो देखा जाए तो ये पीवाईक्यू है नहीं, है क्या, ये कंप्लीट आपकी तैयारी, यानी आपने जो पहले से तैयारी कर लिया है उसका एक रिविजन है। रिवीजन यानी सारांश के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से पढ़ने के बाद से उससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है किस पे, मिश्र धातु और जो अधातु होते हैं उस पे। तो मिश्र धातु और अधातु में हम लोग पढ़ चुके थे, पिछली क्लासों में हम लोग ने चर्चा किया था कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या होता है, धातु क्या होता है, ये सारी चीज़ें, परमाणु क्या होता है या उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, या कौन मुख्य रूप से द्रव अवस्था में होते हैं, कौन ठोस अवस्था में होते हैं, किसे मिश्र धातु कहते हैं। किस सोना की बात किया जाए तो कितना कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तन्य कौन ज़्यादा होता है
है, धातु की अधातु होता है, चमकीला कौन होता है, कौन अपवाद रूप है इसका, इस सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने एक ही क्लास में कर लिया। अब उसका केवल पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू में भी जो क्वेश्चन उससे हट के अगर है उसका हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। जो उससे संबंधित है, जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, वहाँ पे केवल हम संक्षिप्त रूप में चलेंगे, क्योंकि उसको हमने क्लास में कवर कर लिया है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने प्रश्न पे, जो हम लोगों को डिस्कशन करना है। जैसे पहला प्रश्न है आपका 2016 बीपीएससी में पूछा गया प्री में। पहला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। यानी पूछ रहा है कि आपसे ये वनस्पति तेल से वनस्पति जब घी बनता है तो किससे बनता है, उसमें उस क्रिया को, उस अवक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वनस्पति से तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। तो उसमें कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। कौन सा? हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जा रहा है, तो कौन सी गैस इसमें लग रही होगी? तो हाइड्रोजनीकरण में H2 गैस लगेगी। H2 मतलब आप समझ रहे हैं, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस लगेगा? हाइड्रोजन गैस लगेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? हाइड्रोजन। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो कौन होता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन वायुमंडल में पूछा जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कोई गैस है वो कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें पूछ सकता है आपको कि कौन सा उत्प्रेरक इसमें लगता है। कौन सा उत्प्रेरक लगता है? निकेल। निकेल का सूत्र क्या होता है? Na। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया था। अच्छा, उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक ये क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया के रेट को बढ़ा देता है, दर को बढ़ा देता है। यानी अगर कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न नहीं हो रही होगी तो उसको क्या कर देगा? वह उस अपक्रिया को तेज कर देगा, यानी जल्दी से संपन्न कराने का। हालांकि अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं वो अपक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन वसा बनाती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया अगर पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा, एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उत्प्रेरक पूछ दे तो निकेल उत्प्रेरक कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है? 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर। किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। कौन सी गैस लग रही है? हाइड्रोजन गैस। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है, यानी आयोडीकृत जो लवण होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक, तो ये मुख्य रूप से जो साल्ट है, कैसा साल्ट? जो आयोडीकृत साल्ट है, यानी जिसमें आयोडीन मिला हुआ है। तो उस जिस नमक में, अच्छा आप अगर आपको पता होगा तो पता होगा, जो आयोडीन है यह किस ग्रुप का है? हैलोजन ग्रुप का। जो आयोडीन का सूत्र होता है वो क्या होता है? आयोडीन का सूत्र आई होता है। किस ग्रुप का है पूछा जाए तो आप बता देंगे हैलोजन ग्रुप का। पूछेंगे कि हैलोजन ग्रुप कौन है, तो हैलोजन ग्रुप जिस पे -1 चार्ज पाया जाता है, जिस पे -1 चार्ज पाया जाता है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह से अगर हैलोजन ग्रुप को अगर देखा जाए तो क्या कहा सकता है? जिसके अष्टक पूरा होने में बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे क्लोरीन हो गया। क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो क्लोरीन की परमाणु क्रमांक होती कितनी है? 17 होती है। अब 17 में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो क्या होगा? 2 8 7। तो लास्ट वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। लेकिन कितनी की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। तो ऐसे सभी में होगा। तो हाइड्रोजन वाले ग्रुप में कौन कौन होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस ग्रुप के सदस्य हैं? हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य कहलाते हैं। अभी क्यों हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है? उसका कारण ये है कि इनके बाह्य कोष्टक में, यानी इनका जो ऑर्बिटल होता है, परमाणु की जो संरचना होती है, उसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी अष्टक पूरा नहीं होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। हाइड्रोजन ग्रुप है। तो आयोडीन इसी ग्रुप का है। अब आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेघा रोग हो जाता है। जब घेघा रोग हो जाता है तो मुख्य रूप से प्रभावित क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? अगर पूछा जाए ग्रंथि के बारे में तो थायराइड प्रभावित होती है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स?
थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वही पूछ रहा है कि आयोडीकृत जो नमक है, तो इसको मतलब थायरॉक्सिन, इसके लिए एक घेगा रोकने के लिए क्या किया गया, जो नमक है साधारण नमक है उसमें क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है भाई आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, मुक्त आयोडीन रहता है, कैल्शियम आयोडाइड रहता है, मैग्नीशियम आयोडाइड, देखिए कैल्शियम आयोडाइड तो नहीं रहेगा, मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं रहेगा, मुक्त आयोडीन तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होगा, तो पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, के, और आयोडीन का क्या होता है, आई, तो के आई होगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसे ये इसलिए मैं के आई रखा क्योंकि के पर पावर 1 होता है और आई पर पावर 1 होता है माइनस में, तो प्लस इस माइनस को कवर कर लेगा, तो क्या बनाएगा, के आई, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो इसको याद रखेंगे। जैसे पोटेशियम को मैंने बताया ही अभी, इस संरचना टेबल साल्ट कहा जाता है, खाद्य लवण भी कहा जाता है, समान ये होता है, आयोडीकृत लवण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, सोडियम, अच्छा सोडियम का अगर पूछा जाए तो सोडियम में भी सोडियम का सूत्र Na होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, आयोडीन का -1 होता है, तो इससे भी मिलके क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड NaI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाने का जो नमक है NaCl जिसको कहा जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl को कहा क्या जाता है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है। तो कह रहा है किससे बनता है, खाने का नमक किससे बनता है, बताइए बताइए, इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो खाने का जो नमक है NaCl किससे बनता है, बताइए खाने का नमक किससे बनता है। तो हमने पढ़ाया था कि अम्ल और क्षार, इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे अगर हम लें, अब इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से क्या कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अम्ल के रूप में अगर मैं एग्जांपल लूंगा, तो अम्ल जैसे मान लिया कि मैं HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, जो पेट में यानी अमाशय में पाया जाता है। क्षार में मैं कास्टिक सोडा ले लिया, सर्वाधिक क्षारी जो यौगिक है वह, NaOH, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लवण क्या बनाएगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ सोडियम, ये रिएक्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि सोडियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है, तुरंत अट्रैक्ट में आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, अब कितना हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन आप देखिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी क्या बचा, H2O बचा, और O कितना, 1 बचा, तो क्या बन गया, A बन गया। तो ये क्या बना, ये सामने आपके क्या बना, ये मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे, एक तो बना आपका क्या, H2O, जल बन गया। ठीक है, जल बन गया। एक बना NaCl, NaCl का मतलब क्या हुआ, ये मुख्य रूप से क्या बना, लवण बना, लवण बना। और लवण का मतलब कौन सा लवण, सोडियम क्लोराइड, NaCl, Na का मतलब सोडियम और Cl बना क्लोराइड, यानी क्या बना, सोडियम क्लोराइड, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बना। तो क्या पूछ रहा था, खाने के नमक किससे बनता है। पहला ऑप्शन है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो किससे, मजबूत अम्ल है और देखिए मजबूत क्षार, इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है। तो मजबूत क्षार कहाँ पे है, तो यहाँ पे कमजोर क्षार है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। यहाँ भी मजबूत क्षार, यहाँ भी मजबूत क्षार, यह कमजोर क्षार है, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा, तो 2 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो नमक जो है, साधारण नमक किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अच्छा, प्रबल अम्ल कहते किसे हैं, अगर आपसे पूछ दे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ देगा आपको पीएच मान दे देगा, हम लोग पढ़े भी थे। पीएच मान कहाँ से क्या होता है, अच्छा पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, किसी बिलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है वो होती है पीएच मान, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है स्केल में,
पीएच स्केल में कितना अंक होता है, 0 से 14 तक, और उसमें बीच में एक होता है क्या, बीच में आपका होता है 7। तो ये तो होता है उदासीन, यानी जो है ना रंगहीन मुख्य रूप से हो, गंधहीन हो, स्वादहीन हो, वो वाला। तो ये तो 7 हो गया उसका पीएच मान, जैसे जल हो गया, जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। लेकिन अगर बात की जाए वही 7 से कम इधर वाला, ये क्या होगा, आपका अम्ल होगा, और 7 से अधिक वाला ये क्या होता है, आपका क्षार होता है। तो जितना ही संख्या आगे ऊपर की तरफ बढ़ती है उतनी क्षारीयता क्या होती है, प्लस होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब जो रक्त है वो 7.4 उसका होता है, रक्त का यानी ब्लड का, ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है। जल का कितना होता है, 7 होता है। तो जल तो उदासीन है, लेकिन ब्लड का 7.4 होता है, तो ब्लड जो है, रक्त है, वो क्या है, वो क्षारी है। लेकिन क्षारी तो है, लेकिन क्या इसको प्रबल क्षारी बोला जाएगा, प्रबल क्षार नहीं है, यह दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है। कौन सा, दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल। और बोलेंगे क्यों दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका पीएच मान बहुत कम है, 7.4 है। अगर वही NaOH का बात अगर देखें तो इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। तो क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में इसका क्या है, पीएच है। वही अगर MgOH का ट्वाइस का देखा जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है, उसका पीएच मान 10 होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये भी क्या है, प्रबल क्षार है, इसको याद रखिएगा। अब प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे होता है, इस तरह से, जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल, यानी अम्लीयता घटती चली जाएगी। और बढ़ेगी कब, जब 0 की तरफ बढ़ेगा पीएच मान, तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है प्रश्न में ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताइए आप, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, बताइए। ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व होते हैं, ये याद रखिएगा। वसा में भी यही चीज होता है, खनिज में भी। तो कह रहा है ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड किस में होता है, वसा में होता है, किसमें, फैट में होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी। तो शरीर में पाया जाने वाला जो फैट होता है, वसा होता है, उसी का प्रकार है ट्राइग्लिसराइड। तो मुख्य रूप से भोजन से प्राप्त जो अप्रयुक्त ऊर्जा होता है उसी को ट्राइग्लिसराइड में प्रयुक्त करता है हमारा शरीर। तो वही वसाई कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कुकिंग ताप पर अगर देखा जाए तो कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। एस्पार्टम है, सैक्रीन है, सुक्रालोज है, एलिटियम है, क्या है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी सही है, सुक्रालोज। कौन सा होगा, सुक्रालोज होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो सुक्रालोज क्या है, एक कृत्रिम स्वीटनर होता है जो चीनी का विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह क्या है, गैर क्लोरीकृत होता है। और कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनयुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है उसे की क्या कहा जाता है, सुक्रालोज कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के 610 परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो खाने के वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किसका किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है। साइट्रिक एसिड, अच्छा साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl सूत्र होता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, NaCl होता है।
सोडियम बेंजोएट जो होता है वही पदार्थ खाने की वस्तुओं के 6 से 10 पर रक्षण के हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का सूत्र याद रखिएगा, C6H5OONA, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों का जो परिरक्षण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? यानी जो भोजन बनता है, पकता है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं उसके ऑक्साइड गैसों का मिश्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मीथेन। अच्छा, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। एकल बंध इसमें होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा बंध इसमें पाया जाता है? एकल बंध। कौन सा यौगिक है? संतृप्त यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त क्या है? हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। उसके बाद से देखा जाए तो कि कौन से बंड पाए जाते हैं? एकल बंड। और कौन से? इसको सिग्मा बंड केवल पाए जाते हैं। कितने? 4। और मुख्य रूप से सिंगल बंड ही पाए जाते हैं, एकल बंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। यह किसके ग्रुप के हैं? किस ग्रुप के हैं? एल्केन ग्रुप के होते हैं। मार्स गैस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? दलदली स्थानों पर मिलता है, या दूसरे चीज धान की जो खेती होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक। तो गोबर, कूड़ा, कचरा इससे भी प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से इसे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? मतलब ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, पचता है, तो मुख्य रूप से अंतिम रूप में क्या बनता है, ये पूछ रहा है प्रश्न में आपसे। जैसे हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में क्या पढ़े थे कि भोजन का जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही हो जाता है शुरू, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, वसा का पाचन क्षुद्रांश में ही होता है। लेकिन इन सभी का ऑन द होल पे पाचन कहाँ पे होता है? क्षुद्रांश में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके कौन वाले पार्ट में? इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो छोटी जो आंत है उसके इलियम वाले पार्ट में पूर्णतः पाचन हो जाता है भोजन का। जब पूर्णतः पाचन हो जाता है तो वही पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, मतलब पूर्ण रूप से जब पाचन हो जाता है तो क्या उसमें से प्राप्त होता है? अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज, क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका सूत्र अगर पूछे तो क्या होगा? C6H12O6 इसका सूत्र होता है, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज में भी ठीक वही होता है। अच्छा, ग्लिसरॉल किस में बनता है? वसा से। यह अमीनो अम्ल प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताया हूँ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद माने लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? जो अल्कोहलिक खमीर बनता है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है पायरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, फार्मिक एसिड। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसको इथाइल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सी? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यानी इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा इसका? एथेनॉल। एथेनॉल होगा। IUPAC नाम इसका क्या होगा? एथेनॉल होगा। तो ऑप्शन कौन हो गया? सी सही हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें, तो फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें बनता है, ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? यानी ग्लूकोज को अगर एथिल अल्कोहल में बनाया जाए, बदला जाए, तो कौन सा इसमें मुख्य रूप से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? तो वह एंजाइम कौन सा होगा मुख्य रूप से? तो कौन सा एंजाइम होगा? इसको याद रखिएगा, जाइमेज होता है। क्या होता है? जाइमेज। तो अच्छा, एंजाइम कहाँ से निकलता है? मुख्य रूप से जो बाह्य ग्रंथियां होती हैं वहां से निकलता है, अंदर ग्रंथियों से नहीं निकलता है, ठीक है। तो जाइमेज नाम की जो एंजाइम होती है वो क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। जैसे देखते होंगे गांव में चावल को
सड़ा के वहाँ से एथिल अल्कोहल का बनाया जाना, या फिर से महुआ वगैरह देखे होंगे उसमें बनाया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे वहाँ पे, तो इस सारी चीज़ों से बनाया जाता है मुख्य रूप से, जो अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहली पदार्थ बनाया जाता है। तो उसमें किण्वन के लिए जो मुख्य रूप से एंजाइम प्रयोग किया जाता है, कौन सा एंजाइम है? यही एंजाइम है जाइमेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए बताइए। अच्छा, ग्लूकोज में होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पाए जाते हैं। तो बताइए कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए, इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा? C6H12O6, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र या कार्बोहाइड्रेट का भी सूत्र पूछे तो यही होगा, C6H12O6 होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा ग्लूकोज के सूत्र को। तो आगे देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, यानी मच्छर जो भगाने की जो दवाएं आती हैं उनमें कौन सा रसायन मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा रसायन? एथिलीन। कौन सा प्रयोग किया जाता है? एथिलीन प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सामान्य प्रश्न था, बहुत पहले पूछा जाता था, अब ये नहीं पूछा जाएगा, या हो सकता है पूछ दे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मिलान करना है आपको, तो मिलान करना है। अब कह रहा है कि 1 से 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में है त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन क्षेत्र। सूची 2 में है किसके किसके कारण ये होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परावैंगनिक किरणें हैं, उसके बाद से डेसिबल्स है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सा मिलान जो है वो सही होगा? ऑप्शन नीचे जो है कूट भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 ABCD की जगह पे 2 3 4 1, 2 3 1 4, 4 3 2 1। अब कौन सा ऑप्शन सही है आप देखिए, बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, त्वचा कैंसर मुख्य रूप से किससे होता है? तो त्वचा कैंसर की अगर बात की जाए तो त्वचा कैंसर किससे होता है? परावैंगनिक किरणों से। परावैंगनिक किरणें पड़ेगी त्वचा पे तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या निकला? 2। ए का 2 कहाँ पे है? तो ए का 2 दो जगह है, बी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में भी। तो यह ऑप्शन पहला और चौथा तो कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ये खत्म हो गया। अब 2 ही ऑप्शन में हमको देखना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इतने नाम सर दिखाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्वनि प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड के तहत नहीं होता है, डेसिबल होता है, डेसिबल के तहत। तो बी का तो 3 हो गया, बी का 3 दोनों में है, अभी भी निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सही है। अब कह रहा है वैश्विक तापन, वैश्विक तापन किसके कारण बन रहा है? तो वैश्विक तापन किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो सी का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो सी का चौथा कहाँ है? यहाँ पे है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा ये हो गया। उसके बाद से ओजोन क्षेत्र, ओजोन क्षेत्र किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है उसके कारण। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणों से, प्रदूषण जो है ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जो छिद्र हो रहा है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। इसको देख लीजिएगा। अगला कह रहा है एंटीबायोटिक औषधि जो है उसका कौन सा उदाहरण है? एंटीबायोटिक आप जानते होंगे, ऐसी औषधि जो होती है जो प्रतिजैविक, अच्छा हिंदी में इसको अगर पूछ दे तो प्रतिजैविक पूछ सकता है। क्या कहेगा? प्रतिजैविक पूछेगा, कहेगा आपसे। ठीक है, अच्छा एक क्लास 10th की NCERT आप देखेंगे ना, सेम हु बहु यह जो है यह प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ऑप्शन ई नहीं मिलेगा। अब नया पैटर्न में ऑप्शन ई तो आएगा नहीं। ठीक है, 4 ही ऑप्शन आएगा, तो एकदम हु बहु देखेगा। तो इसीलिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर साइंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है एंटीबायोटिक जो है प्रतिजैविक औषधि जो है उसका उदाहरण है, कौन है उदाहरण? एस्पिरिन, पैरासीटामोल है, क्लोरोक्वीन है, पेनिसिलिन है। तो एंटीबायोटिक औषधि कौन है? पेनिसिलिन है। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था?
वही था, पेनिसिलिन था। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़ानाशक होता है और ज्वरनाशक औषधियाँ होती हैं। वही क्लोरोक्विन की बात की जाए तो क्या है, मलेरिया रोधी औषधि है। तो इसको भी याद रखिएगा कि क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया रोधी है, पैरासीटामोल पीड़ानाशक ज्वरनाशक है, और एस्पिरिन भी ठीक वही है। और पेनिसिलिन कहा जाए तो वो शुद्ध रूप से प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है, यानी भोजन जो है जिन डिब्बों में पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। यानी जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उसमें स्टेनलेस की परत तो चढ़ी होती है, लेकिन जेडन की परत नहीं चढ़ी होती है। क्यों क्यों नहीं चढ़ी होती है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। दूसरा, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन से महंगा है। तो महंगा सस्ता की तो यहाँ पर बात है नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन में आपको चूज करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तुरंत प्रतिक्रिया कर लेगा, इसीलिए स्टेनस का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है जो खाने में जिस डिब्बे में पैक किया जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ती है, जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है। अगला है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो होता है वो किस आधार पे सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? ये 69वीं में पूछा गया है। अभी पिछला जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का उसी में पूछा गया था प्रीलिम्स में। ऑप्शन है आपका रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। रासायनिक संरचना नहीं, औषधि प्रभाव बिल्कुल नहीं। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, बताइए कौन सा सही होगा। कह रहा है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? तो उसके आणविक लक्षण के कारण। कौन सा? आणविक लक्ष्य। ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो दवाओं का वर्गीकरण रासायनिक संरचना, औषधि प्रभाव तथा दवाओं की घुलनशीलता आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो सबसे अधिक उपयोगी आणविक लक्ष्य का आधार इसमें है, तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी कह रहा था तो आणविक लक्ष्य होगा। अगला कह रहा है कि 100% शुद्ध जो इथेनॉल है। अच्छा, इथेनॉल तो आप समझ ही रहे हैं, इथेनॉल का मतलब C2H5OH। इथेनॉल जिसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल, इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका आईपीएसी नाम इथेनॉल है। तो 100% जो इथेनॉल होता है उसको क्या कहा जाता है? कह रहा है कि पूर्ण शराब, जहरीली शराब। अच्छा, जहरीली शराब का क्या सूत्र है? CH3OH। ठीक है, ये सारी चीज मतलब मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है जहरीली शराब का? मेथिल। एथिल के जगह क्या हो जाता है? मेथिल जब बन जाता है मेथिल अल्कोहल तो क्या हो जाता है? जहरीली शराब हो जाता है। इथेनोइक एसिड। अच्छा, इथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है? इथेनोइक एसिड आप देखे होंगे सिरका वगैरह जो बनता है, सिरका अचार जो बनाया जाता है उसके परीक्षण के लिए CH3COOH ये इथेनोइक एसिड है। इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सामान्य नाम है इसका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? ऑप्शन ए, जो पूर्ण शराब होता है, अल्कोहल होता है, उसमें 100% शुद्ध इथेनॉल होता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो C2H5OH पूर्ण शराब कहा जाता है इसको। इसका उपयोग और जगह भी किया जाता है, चिकित्सा में, कार्बनिक रसायनों में भी किया जाता है, और ज्वलनशीलता तथा उच्च कैलोरी मान के कारण इसे दहन इंजनों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आजकल गैसोलीन के विकल्प के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हरित रासायनिक यानी ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ये पूछा हुआ है 2024 में, अभी बीपीएससी बीओ का जो एग्जाम हुआ था ठीक उसमें पूछा गया था प्रश्न। तो देख रहे हैं धीरे धीरे जो लेवल है उसका कैसे कन्वर्ट कर रहा है साइंस में। तो इसको देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है खतरनाक रासायनिक उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की ऐसा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। दूसरा है वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान है।
तीसरा है वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। और चौथा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो हरित रासायनिक ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? उत्पाद और प्रक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को क्या करता है? या तो खत्म करता है, नहीं तो समाप्त कर देता है। तो मतलब खत्म कर देता है या उत्पादन को कम कर देता है। और हरित रासायनिक का जो उपयोग होता है, ग्रीन केमिस्ट्री का जो उपयोग होता है, उसकी सहायता से क्या होता है? पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव इससे कम हो जाता है। तो कौन सा उत्तर इस तरह से सही होगा? डी होगा। तो ये तो रहा हमारा जो केमिस्ट्री में जो नॉन मेटल एंड मिश्र जो धातु था उसे संबंधित प्रश्न। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको तो और अच्छे तरह से समझ में आई होगी। जो नए नए जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी, और जिनका बैकग्राउंड साइंस थोड़ा नहीं है उनको और कठिनाई थोड़ा सा हुई होगी। तो वो लोग जाके पहले का जो प्लेलिस्ट पड़ा है उसको देख लें, नहीं तो द क्लासमेट ग्रुप पे जाके एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे यही एक अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब शेयर करेंगे तो एक मनोबल भी हमारा बढ़ेगा और हम अच्छे तरह से सारी चीज़ों को कवर कराएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे पीवाई की हो, सारी चीज़ों को। और बीपीएससी जो 17वीं है उससे पहले हम प्रयास करेंगे कि सारे लगभग अधिकतर चीज़ें हम कवर करा दें, ताकि आपको एग्जाम्स में एक पॉजिटिव रूप में हेल्प मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे और हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे इसी क्रम में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।